Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video, we'll be discussing the topic-wise news analysis and we'll be covering the newspaper that is Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो न्यूज़ की जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग द मेगा वेबिनार। इससे पहले भी हमने एक मेगा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था 17 को। तो जिन लोगों ने देखा होगा काफ़ी कमेंट्स आए थे, बच्चों को काफ़ी पसंद आई है। तो उसी के कंटिन्यूशन में हमने फिर से मेगा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया 24 मई को एंड द सेम टाइमिंग दैट इज 6 PM to 7 PM एंड द डिस्कशन टॉपिक इज things an aspirant should do before appearing to the civil service examination and what is the correct way to approach the general studies paper. So do participate in the mega webinar series and you can find the description for this in the video और आप हमारा IAS ज्ञान के वेबसाइट पे एप्टी प्लस के वेबसाइट पे भी ज़्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं. Now coming to the today's topic list, today is 20th of May. The first topic है India US joint vaccine trials. सेकेंड इज ऑलिव रिडली टर्टल्स मास हैचिंग. इसके बाद पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी एंड फोर्थ इज द नीड फॉर सोशल फिजिशियंस. एंड आफ्टर दिस ऑल दिस टॉपिक्स विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट MCQs. कुछ MCQs के सवाल जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और जो कल के हमने क्वेश्चंस किए थे उसके एक्सप्लेनेशन भी आज करेंगे, राइट. एंड अ मेंस क्वेश्चन दैट वुड बी डेडिकेटेड स्पेशली फॉर योर आंसर राइटिंग स्किल. तो इनमें से जितने टॉपिक है किसी एक टॉपिक पे आपको मेंस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे. द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिया US जॉइंट वैक्सीन ट्रायल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और जिस तरह से कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, बिकॉज सारे बड़े बड़े कंट्रीज जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप अ वैक्सीन, बट अभी तक हमें बहुत कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिली है. So in continuation to that, India and US have collaborated on the vaccine trials. So first, like I'll tell you, they're planning, India and US are planning to work together on the vaccine research. And this is for the testing of the COVID-19 patients, right? And the focus is on safe, cost-effective actions that would be against the range of infectious diseases. So all the virus diseases, so the vaccine would be built in such a manner कि कोई हाई लेवल भी अगर वायरस अटैक करती है तो उसको भी कंटेन किया जा सके. एंड इंडियन एंड US साइंटिस्ट हैज़ बीन कोलैबोरेटिंग इन द की रिसर्च. बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च में उन्होंने कोलैबोरेशन किया है. सो फर्स्ट इज फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ सेफ. किस तरह से सेफ तरीके से सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाए ताकि बाद में उसके ह्यूमन ट्रायल में भी यूज़ किया जा सके और कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन बने ताकि वो रेंज ऑफ इन्फेक्शस वैक्सीन को, जो डिजीज़ेज़ हैं हमारे, जो जितने भी हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ है, जो वायरल डिजीज़ है, उसको कंटेन किया जा सके, राइट. उसको रोका जा सके, उसको पूरी तरह से पेंडेमिक बनने से फ़िलहाल वैक्सीन के थ्रू ही रोक दिया जाए. सो ये सारी कोशिश चल रही है इंडिया और US की तरफ से. क्या डेवलपमेंट है इसमें फर्दर? मॉडर्ना वैक्सीन बेसिकली डेवलप हो रही है. मॉडर्ना एक बेसिकली US की बहुत बड़ी बायोटेक फर्म है. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वैक्सीन और कोरोना डिजीज़ को लेकर के. सो वो फ्रंट रनर के टॉप पर उभरे हैं जिनको अभी कुछ अचीवमेंट्स मिली है. ये जो बेसिकली उन्होंने जो बेसिक्स ट्रायल किए थे, जो इनिशियल ट्रायल किए थे, वहाँ पे रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, राइट. और जो अर्ली ट्रायल है दे हैव शोड दैट द वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, जो वायरस के जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ होती है वो सिमिलर आर दोज टू फाउंड इन द रिकवर्ड पेशेंट्स. तो यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव नोट है, बट अगेन द थिंग्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द रियल टाइम. अभी इसको पूरे फुल फ्लेज जब तक WHO इसको ये नहीं बता देती कि हाँ ये वायरस है, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तब अभी तक बहुत ही मुश्किल है कि कौन से वैक्सीन से हम कोविड की इलाज करेंगे. नाउ इंडिया US की एक बेसिकली हमारी एग्रीमेंट है दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम. तो इसके बारे में आपसे प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी अगर आप IR पे कुछ सवाल लिखते हैं तो ये ज़रूर मेंशन करें कि इंडिया का वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम भी चल रहा है. तो इंडिया US की कोलैबोरेटिव बायलैटरल प्रोग्राम है जो सपोर्ट करती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन रिलेटेड डिजीजेस को. उसके बाद द प्रोग्राम वाज डेजिग्नेटेड टू इनकम्पास द लैबोरेटरी बेस्ड रिसर्च, जो हमारी लैबोरेटरी बेस्ड रिसर्च है उसको. उसके बाद एपिमेडोलॉजिकल स्टडीज़, फील्ड ट्रायल, वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स. तो इन सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट की गई थी. अगर कहीं भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में ज़रूरत पड़ती है तो ये दोनों कंट्री इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट मिलकर काम करेंगे. और इंडो US प्रोग्राम, जिसको बेसिकली वैप भी कहते हैं,
एक पुरानी 33 ईयर ओल्ड कोलैबोरेटिव है बिटवीन द यूनाइटेड नेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो वहाँ की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है हेल्थ को लेकर के, और यहाँ पे हमारे यहाँ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो कि पार्टनर है। आईसीएमआर जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो बिना आईएमसीआर जो हमारी जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है उसके अप्रूवल के बिना नहीं होती है, राइट। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ फंडिंग की बात की थी। बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है उन्होंने बताया कि दे आर अनाउंसिंग अ $5.9 million का वेंटिलेटर्स देंगे वो इंडिया को। सो दिस इज द अमाउंट दे हैव कोटेड, सो इट वुड बी $5.9 million एंड द वेंटिलेटर्स वुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिया। बट अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो सप्लाई चेन जो है वो रुकी हुई है क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट्स नहीं है, डोमेस्टिक सप्लाई चेन अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स में भी। तो जैसे ही चीज़ें रिज्यूम होती है तो दे विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ अमेरिकन मेड वेंटिलेटर्स टू इंडिया। बात करें अगर अमेरिका की, जहाँ पे अभी भी केसेस काफ़ी हाई हैं, तो उनको भी ज़रूरत है, बट दिस इज समथिंग अ डिफरेंट वे दे आर अप्रोचिंग टू अदर कंट्रीज टू मेंटेन अ हेल्दी बायलैटरल रिलेशनशिप, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारी दूसरी टॉपिक है दैट इज़ ऑलिव रिडले टर्टल मास हैचिंग। इसके बारे में आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, ये आपको हिंदू के लास्ट पेज में मिल जाएगी। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट अफेयर में अक्सर इस तरह के सवाल आते रहते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सो मास हैचिंग की बात करें अगर ऑलिव टर्टल की, तो दे हैव एंडेड इन बेसिकली ऋषिकुया रॉकरी इन उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा कोस्ट में बेसिकली गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ये काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मास हैचिंग जो है वो यहीं पर होती है, लैक्स ऑफ मास हैचिंग होती है इस बीच में। तो जो एग्स है दैट इज़ बरीड अंडर द नेस्ट अलॉन्ग विद द सी बीच, ये शुरुआत हो गई थी इसकी 7 मई से, राइट। और प्रेजेंट में जो हैचिंग है दैट हैव टेड विद फ्यू स्ट्रेट नेस्ट अलॉन्ग विद द कोस्ट। आपको पता है अभी उड़ीसा में बेसिकली साइक्लोन का भी असर है, तो इट इज़ लाइक दैट कि दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको बहुत ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होगा। नाउ इन एवरेज अगर बात करें 82,000 हैचिंग है दे विल कम आउट ऑफ फॉर द नेस्ट। जो मास हैचिंग होती है उसमें एवरेज जो है 80 से 100 हैचिंग होती है, राइट। और अगर बात करें वर्ल्ड लाइफ एक्सपर्ट की, तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेट बताया है कि 1 in every 1,000 हैचिंग एंटर इनटू द सर्वाइव टू रीच द adulthood. So this is the kind of mortality rate you can see because the number of hatching is there. तो सारे लोग बेसिकली कुछ लंबे टाइम तक ड्यूरेशन, क्योंकि टर्टल की जो एज है वो काफ़ी लंबी होती है, बट उसमें से भी बहुत कम ही लोग हैं जो सी लेवल पे सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ अगर बात करें ऑलिव टर्टल की, दिस इज़ द इमेजेस विच यू कैन सी, दिस इज़ द मास हैचिंग। जैसे कि रिसेंट मास हैचिंग होती है तो इस तरह का कुछ वहाँ पे माहौल होता है। नाउ जो टर्टल है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द अबंडेंट इन द सी टर्टल फाउंड इन द वर्ल्ड। और जो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो जहाँ तक वार्म वाटर में पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में ये पाए जाते हैं। एंड दे हैव द यूनिक मास नेस्टिंग दैट इज़ कॉल्ड अरीबाडा। अरीबाडा एक प्रोसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे ये रहते हैं, उसको 1000 ऑफ जो फीमेल कम टुगेदर टू हैव द सेम बीच एंड लेज एग, उसको अरीबाडा कहते हैं, राइट। और भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में, दैट इज़ द फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द इंडिया। और ये बेसिकली अपने मैनग्रोव, माइग्रेटरी बर्ड्स, टर्टल, एस्चुरिन क्रोकोडाइल और काउंटलेस रिकर्स के लिए फेमस है, राइट। सो इस पे आपको प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भितरकनिका से भी ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में, तो आप इस चीज़ों को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करें ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आप आंसर कर पाएँ। नाउ बेसिकली अगर लॉकडाउन जिस तरह से इंडिया में हुई है, तो लॉकडाउन ने बहुत हद तक फेवर किया है इनके जो हैचिंग प्रोसेस है उसको, क्योंकि जो इंटरफेरेंस है पब्लिक की वो काफ़ी कम है, और वैसे भी इन जगह पे वो लोग अलाउड नहीं, पीपल आर नॉट अलाउड टू सी इन द इंटीरियर ऑफ द हैचिंग प्लेसेस। तो बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी और जो लॉकडाउन है वो चीज़ों ने सपोर्ट किया है और बहुत ही ईजी मूवमेंट हुई है मास हैचिंग की, राइट। एंड लैक ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस keep the nest along the Odisha coast undisrupted. Fine. Now the next topic is financing the stimulus. यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है कि क्या प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार वो कितना अहम है, क्या इसको किया जाना चाहिए या सिर्फ अपने जो डेफिसिट फिनेंसिंग के लिए सरकार इस तरह से काम कर रही है।
तो ये हमारा टॉपिक है और ये आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में से रिलेटेड आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने बेसिकली पूरे इंडिया में नहीं और भी दूसरे वर्ल्ड में भी प्राइवेटाइजेशन एक सहारा होता है किसी भी सरकार के लिए टू फिल इट्स बजटरी डेफिसिट और बजटरी गैप्स। सेम इज गोइंग टू बी केस विद इंडिया। और अभी बेसिकली जो रेवेन्यू है फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन हैज़ वन ऑफ द बेनिफिट जनरली, और जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स है दैट आर सोल्ड एट द गुड प्राइजेस। तो ये जो रिलीफ मिलेगी सरकार को, जिसने सरकार ने भी जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपीस का। ओके, सो दिस वाज अनाउंस्ड। और इसके बाद जो एनसेक्स ने बताई गई यहाँ पे कि सरकार को ये डर है कि कहीं जो फिजिकल डेफिसिट है वो ना बढ़ जाए। सो उसके लिए दे आर होपफुल कि दैट द मनी वुड कम फ्रॉम द पार्टियल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। बट अगेन यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगेन देयर इज अ इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन अगेन राइज। और जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट की ही डोमिनेट करनी चाहिए बशर्ते प्राइवेट कंपनीज की। बट एट टाइम बीइंग गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों गवर्नमेंट, वाई गवर्नमेंट इज ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन? क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती है? सो फर्स्ट अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट नीड मनी इन ऑर्डर टू कंटेन द फिजिकल डेफिसिट। जो सरकार की जो डेफिसिट है उसको मिसमैच करने के लिए इस तरह के जो टूल्स हैं उसको यूज़ किए जाते हैं। और जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम हैज़ सडनली एक्सपैंडेड, अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल अभी रिसेंट में पिछले 3 से 5 सालों में काफ़ी हद तक प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट टारगेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है दैट इज़ 2.1 लाख करोड़ के आसपास की डिसइन्वेस्टमेंट करनी है इनको करंट फिजिकल ईयर्स में, राइट। एंड 1.2 lakh crore is now expected to come from the disinvestment of the central public sector enterprises, जिसको CPSC भी कहते हैं। उससे बेसिकली सरकार चाह रही है कि 1.2 लाख करोड़ रुपीस तक डिसइन्वेस्ट किए जा सके। और इसी क्रम में 2019 में सरकार ने क्या किया? दे हैव अप्रूव्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था, THD और नेरको, इनको भी सेल किया है, इनके भी कुछ स्टेक्स को सेल किया है ताकि एसेट जनरेट हो सके और प्राइवेटाइज करके वो जो भी रेवेन्यू जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंटेन कर सकें ना। उसके अलावा कुछ और एस्टिमेट्स बताई गई हैं कि गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे BPCL है, SCI है या कॉनकोर है, इसमें कुछ कुछ अमाउंट सरकार ने डिसाइड किए हैं दैट इज़ क्लोज टू 78,400 करोड़। और दिस शुड बी, अगर मैं बात करें फ्लाइंग महाराजा जिसको एयर इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे करीबन करीबन 1,05,000 करोड़ के आसपास यहाँ से डिसइन्वेस्ट करने की कोशिश की है। एंड दीज आर द टोटल कैलकुलेशन विच गवर्नमेंट हैव एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस रोड मैप, ताकि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंटेन किया जा सके और जो भी मिसमैच है बेसिकली जो उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है उसके अगर जो बजटरी डेफिसिट होंगे वो यहाँ से कवर कर लिए जाएंगे, राइट। ना न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी की अगर बात करें, जो चेंजेस आई है, जो अभी फिफ्थ बेसिकली जो चीज़ें प्रेजेंट की गई थी, जो फिफ्थ ट्रांच ऑफ रिलीफ पैकेज है, उसमें सरकार ने ये बताया कि पब्लिक सेक्टर जो पॉलिसी उसमें चेंजेस लाई जाएगी। तो जो न्यू PSP है वो एक स्ट्रैटेजिक मूव होगी टू रेशनलाइज द पब्लिक सेक्टर, कि कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है पब्लिक सेक्टर को। और जो नए पब्लिक सेक्टर होंगे उसकी लिस्ट सरकार बहुत ही जल्दी नोटिफाइड करेगी कि किन किन सेक्टर्स को डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ आगे प्रोसीड किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्विकली रेज रेवेन्यूज बाय सेलिंग द गवर्नमेंट एंटिटीज। सो दिस इज टू कंटेन एनी ऑफ द बेसिकली जो भी फिजिकल डेफिसिट सरकार के एंड से हो रही है उसको वो मिसमैच को कवर कर पाएँ और कम से कम अपने फिजिकल डेफिसिट को रख पाएँ, राइट। ना प्राइवेटाइजेशन जिसमें आपको बताया जो रेवेन्यू डेफिसिट के लिए भी एक टूल है। तो बिफोर कोविड-19 क्राइसिस हुआ क्या कि गवर्नमेंट नीडेड द प्राइवेटाइजेशन मनी टू कंटेन द रेवेन्यू, जैसे कि जो GST के जो कलेक्शंस थे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो वो भी डिक्लाइन कर रही है। तो उस चीज़ को मिसमैच करने के लिए ये एक ऑप्शन रखा गया है। एंड सेकेंड इज़ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू सच एज फ्यूल टैक्सेस। अभी सरकार का कहना है कि वो कोविड सेस के तौर पे भी बहुत सारे टैक्स चीज़ों में टैक्स लगाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, राइट।
और कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं कि जो रुपीज़ है दैट इज़ अगेंस्ट द लोवेस्ट एज कम्पेयर टू द यूएस डॉलर। तो जो डीवैल्यूएशंस है रुपी की, राइट, सो इसमें क्या होगा कि अगेन डेट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी जो हमारी जो रेट है कंपेयर टू यूएस डॉलर इंडियन रुपीज़, वो भी उसमें भी डेटोरेशन हुई है। सो वी नीड टू पे मोर। उसके बाद जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है दैट इज़ ऑलरेडी डेट ड्रिवन, वहाँ पे ऑलरेडी कर्ज है, तो ये पहले ही कर्ज से लदे हुए हैं। और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से क्या होगा कि फिर प्रॉब्लम हो सकती है, एनपीएस का इश्यूज आ सकता है, या वो कंपनी के बहुत सारे स्टेक्स ये हो सकते हैं कि फिर से वापस किसी और कंपनी को सेल कर दिए जाए। सो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि भाई जो चीज़ें की जा रही है वो कोई भी डेट एंटरप्राइजेस के साथ ना की जाए। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नीड फॉर अ सोशल फिजिशियन, ये आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी ये आर्टिकल। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे मेडिकल कोर्सेज हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस ला करके एक सोशल फिजिशियन बनाने की भी ज़रूरत है। साथ के साथ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सोशल होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इस तरह के एनालिटिकल सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उन्होंने दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। मैंने इकोनॉमी के अलावे मैं मेडिकल एंगल से अभी आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट अलग है जो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो मेडिकल एंड सोशल क्लैमिटी की बात की गई है, ये दो चीज़ पे यहाँ पे फोकस रखा गया है। तो जो पेंडेमिक है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक बैरियर होकर के उभरा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं जिनकी अपनी अपनी चैलेंजेस हैं। बहुत चैलेंजेस टेक्निकल इक्विपमेंट्स को लेकर के हैं, बहुत चैलेंजेस उनके ट्रेनिंग को लेकर के हैं। तो यहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो डिलीवरी है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि वी नीड आ स्ट्रॉन्ग रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। जो कोविड-19 का जब से पेंडेमिक उभर के उतरा तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानकारी इसकी मिल गई कि वी नीड अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। जब तक हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सही नहीं होगा तब तक हम आने वाले समय में किस भी भविष्य में इस तरह की चीज़ों को कंटेन नहीं कर पाएंगे। एंड अ डेफिसिट सोशल एम्फेसिस इज टू डिटरमिन द इंडिया मेडिकल करिकुलम। जो इंडिया की जो मेडिकल करिकुलम है उसमें भी चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है, जो मेडिकल एकेडमिशियन है, दैट हैज़ टू बी अ टॉर्च बियरर टू द पब्लिक हेल्थ कॉजेज। कि कैसे पब्लिक हेल्थ की जो लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जाए, सारे लोगों को इसकी बेनिफिट्स मिले, और एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सके, राइट। नो क्या क्या प्रॉब्लम है एजुकेशनल लेवल पे अगर बात करें, तो जिस तरह से अगर बात करें काफ़ी इनइक्वालिटी है कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में, अगेन स्ट्रैटिफिकेशन है एंड डेप्रिवेशन ऑफ द मटेरियल, द इक्विपमेंट्स, द फंडिंग दैट इज़ देयर। तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर के साथ हेल्थ केयर सेक्टर को ही बढ़ावा ना दे, साथ के साथ जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको भी प्रॉपर फंडिंग दे, ताकि लोगों की जो तालीम है, जो उनकी शिक्षा है, जो वो एजुकेशन ले रहे हैं, वो प्रॉपर हो सके, राइट। एंड द कम्पिटेंसी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट करिकुलम जो है दैट इज़ अगेन दैट नीड टू बी इंटर कम्युनिकेटेड स्किल्स, जहाँ पे एम्पैथी लोगों को बताना चाहिए कि कैसे वो एम्पैथेटिक हो सकते हैं अपने पेशेंट्स पे। सो दीज आर थिंग्स नीड टू बी टॉट टू द मेडिकल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। देखो होता क्या है कि आप जब भी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलती है, ताकि आप जा करके एक छोटे शहर में लोगों को प्रॉब्लम को समझें, रूरल इंडिया में क्या प्रॉब्लम है उसके तरफ भी ध्यान दें, राइट। तो यहाँ पे एम्पैथी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक छोटा सा फिगर बताऊं कि पर डॉक्टर किस स्टेट के पास क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बेस्ट स्टेट की फिगर बताता हूँ, फिर वर्स्ट की। तो पर 253 पर्सन पे एक डॉक्टर है तमिलनाडु में, दिल्ली में 334 पे एक डॉक्टर है, कर्नाटका में 507 पे एक डॉक्टर है, केरला में 535 पे एक डॉक्टर है, गोवा में 713 पे एक डॉक्टर है, पंजाब पे 789 पे एक डॉक्टर है। तो ये सारे जो हैं ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। और अगर वेस्ट की बात करूँ तो वेस्ट पे आता है झारखंड, जिसमें 8,180 लोग पे 8,180 लोग पे सिर्फ एक डॉक्टर है। आप देख सकते हैं हरियाणा भी एक काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ पे 6,000 लोग पे एक डॉक्टर है। एंड दीज आर द सीक्वेंस यूपी, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन है यूपी और बिहार में, तो वहाँ पे भी एक एक डॉक्टर है 37,000 पे और यहाँ 32,000 पे। सो दिस फिगर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको
आपको भले ये फिगर याद ना हो, लेकिन आप स्टेट ज़रूर याद रखें कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग है, कौन से वर्स्ट परफॉर्मिंग है। अगर इस तरह के आप इसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो और अपने मेंस के आंसर में भी ये चीज़ों को आप यूज़ कर पाएंगे, राइट।